आज का ये शानदार क्लास हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके सामाजिक विज्ञान अर्थात कि सोशल साइंस के पेपर के लिए। यदि आज के क्लास में यदि आप अंत तक बने रहते हैं और एक एक प्रश्न को समझते हैं तो आज के क्लास से एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं मिलने वाला है और आपका सोशल साइंस में 80 नंबर का प्रश्न आज के क्लास से आपको मिल जाएगा। खास बात है कि ये दोनों सीटिंग के लिए है, अर्थात कि फर्स्ट सीटिंग में आपका पेपर हो या सेकेंड सीटिंग में, दोनों सीटिंग में इससे बाहर कोई भी प्रश्न आपको नहीं मिलेगा। और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के छात्रों के लिए तैयार किया गया है, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपका ओरिजिनल पेपर भी वैसे ही आता है, बिल्कुल आपके ओरिजिनल पेपर के जैसा इसको तैयार किया गया। तो आपका मीडियम कुछ भी हो, किसी भी सीटिंग में आपका एग्जाम हो, आपके लिए क्लास बिल्कुल ही उपयोगी है। अंत तक बने रहिएगा, एक एक प्रश्न का आंसर देते चलिए। यही मालूम हो तो याद करते चलिए। पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा करते हैं, फिर सब्जेक्टिव प्रश्न। नंबर प्रश्न बिल्कुल आसान है, आपसे पूछा गया है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था, तो बिल्कुल आसान प्रश्न है, किस संगठन से था, कार्बोनरी से बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, दूसरा नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया, कह रहा है रूस में जार का अर्थ क्या होता है, आपको बतलाना है। जल्दी से बतलाइएगा, रूस में जार का अर्थ क्या होता है। रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट, अर्थात कि ऑप्शन डी के साथ आंसर जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हम लोग बिल्कुल इधर उधर की बात नहीं करेंगे, बिल्कुल आपका रिवीजन भी फास्ट और हम लोग को बहुत सारे प्रश्नों को समझना है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी प्रश्न को, तो इसलिए जल्दी जल्दी आप लोग आंसर देते चलिए और याद करते चलिए। दूसरा नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था, तो आप जानते हैं हुआ आंदोलन धार्मिक क्रांतिकारी प्रवृत्ति का था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा, धार्मिक आंदोलन। पढ़ेंगे चौथा नंबर प्रश्न, समझिएगा, याद कर लीजिएगा। कह रहा है भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था, आपको बतलाना है भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था। तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1920 ईस्वी में। आगे बढ़ेंगे, 5 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था, तो बिल्कुल आसान प्रश्न है, याद रखिएगा 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल जो है कलकत्ता में स्थापित हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे, 6 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ, तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा श्रमिक वर्ग का भी शोषण हुआ, मध्यम वर्ग का भी शोषण हुआ, कृषक वर्ग का भी शोषण हुआ था, तो इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चलिए आगे बढ़ेंगे, 7 नंबर प्रश्न कह रहा है प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा, प्राचीन काल में जो है रेशम मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे, 8 नंबर प्रश्न बिल्कुल महत्वपूर्ण और आसान प्रश्न है, कह रहा है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। गुटेनबर्ग ने जो है सर्वप्रथम, जानते हैं आप किसकी छपाई की थी, तो बाइबिल की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ेंगे, 9 नंबर प्रश्न फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, जो भी छात्र इस क्लास को अंत तक अटेम्प्ट करके जाएंगे उनका एक भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न इससे बाहर नहीं आएगा। प्रश्न आपसे बिल्कुल आसान है, जल्दी से आंसर बतला दीजिएगा। कह रहा है राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसमें सोचने की बात नहीं है, ऑप्शन बी के साथ आंसर आपको ले जाना है, ऑप्शन बी हो जाएगा महात्मा गांधी। 10 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था। मिडिल क्लास अर्थात कि आपका मध्यम वर्ग जो है यही बाद में आप जीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ेंगे, 11 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर से होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। याद रखिएगा, लैंगिक विभाजन का मतलब क्या होता है, स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर। चलिए 12 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है। लिखित संविधान भी संघ राज्य की विशेषता है, सर्वोच्च न्यायालय भी आप संघ राज्य की विशेषता है, शक्तियों का विभाजन भी संघ राज्य की विशेषता है, तो आपका जो है इकहरी शासन व्यवस्था जो है संघ राज्य की विशेषता नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे, 13 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ेंगे, 14 नंबर प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। बहुसंख्यकों का शासन जो है ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, बाकी जो ये सभी कानून के समक्ष समता, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, उत्तरदायी शासन व्यवस्था, ये सभी जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप है। 13 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में से किसमें यह घोषणा की गई है, तो संविधान के प्रस्तावना में लिखा गया है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एक एक प्रश्न रटते चलिएगा क्योंकि यही प्रश्न आपसे परीक्षा में आने वाले हैं। नंबर प्रश्न कह रहा है किस लोकसभा
लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई। भी प्रश्न आपके बुक से लिया गया है। 15वीं लोकसभा, बी राइट आंसर हो जाएगा 16 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ेंगे 17 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है में कौन राष्ट्रीय दल है। आपसे पूछा है कि इसमें से कौन राष्ट्रीय दल है, तो आप जानते हैं बीजेपी अर्थात कि भारतीय जनता पार्टी, जिसका वर्तमान में शासन है, तो यही राष्ट्रीय दल है। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ेंगे। 18 नंबर प्रश्न बिल्कुल आसान है, जल्दी से आंसर बतला दीजिए। कह रहा है लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है। लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को कहा जाता है, तो इस राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 19 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया कि भारत में संघ एवं राज्य के बीच अधिकारों की विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है। ऑप्शन आपके सामने है 3, 2, 1, 4। देखिए प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है भारत में संघ एवं राज्य के बीच अधिकार का विभाजन कितने सूची में हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अर्थात कि 3 सूची में हुआ है। 3 सूची कौन कौन सूची है, तो संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 20 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे, तो जेड गुडी जो तंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे। 21 नंबर प्रश्न कर रहा है सासाराम नगर का विकास हुआ था, तो सासाराम नगर का विकास याद रखिएगा प्राचीन युग में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 22 नंबर प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए। कर रहा है अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में कौन एकमात्र नियोजित नगर था, अर्थात कि जब अनडिवाइडेड बिहार था तो उस समय जो है कौन एक प्लानेड सिटी था, तो वो था जमशेदपुर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 23 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है, आपको बतलाना है पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है, तो जयप्रकाश इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न की बात करेंगे। कह रहा है बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है, तो राजगीर में। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है, राजगीर में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है, बिल्कुल आपके SCERT बुक से डायरेक्ट प्रश्न है। कह रहा है बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना कहाँ है, ये ध्यान से ऑप्शन बी पे आपको दिखाई दे रहा है। इसका राइट आंसर उत्तर बिहार मैदान में, तो यही इसका राइट आंसर आपको करना है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। 26 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि कांवर झील स्थित है भागलपुर जिला में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 27 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। बिल्कुल आसान प्रश्न है, आप जानते हैं कहाँ है, पटना में स्थित है। पटना का चिड़ियाघर का आप नाम सुने होंगे, संजय गांधी जैविक उद्यान, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है। बतलाना है कि इसमें से ऑप्शन में से चारों में से कौन जो है एक सड़क का वर्ग नहीं है, तो एक्सप्रेस वे, सीमांत सड़कें, स्वर्णिम चतुर्भुज, ये सभी सड़क का वर्ग है। एक पूरब पश्चिम गलियारा जो है यही सड़क का वर्ग नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ेंगे। 29 नंबर प्रश्न आपके सामने आगे करें देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है, देश विकसित देश कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वो क्या कहलाता है, विकसित देश। और ये प्रश्न हो सकता है आपसे सब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाए, तो आपको यही परिभाषा ही होगा, इसको याद रखना है। इस नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है भारत में किस राज्य की प्रति आय सर्वाधिक है, तो बिल्कुल आसान प्रश्न है, किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, गोवा की, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे। 31 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है, तो आप पढ़े होंगे मुद्रा का कार्य जो है मुद्रा विनिमय का माध्यम होता है, मूल्य का मापक हो, मूल्य संचय का भी कार्य करता है, तो मुद्रा का जो है उत्पादन करना मुद्रा का कार्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 32 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन ए कर देना है। नंबर प्रश्न को समझते हैं। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो कोयला भी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, पेट्रोलियम भी, विद्युत भी, तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर परीक्षा में आपको करके आना है। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया। पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को कोको कोला बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीदा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है निम्नलिखित में किसे बाढ़ से सबसे अधिक हानि होता है, तो बाढ़ से फसल को भी हानि होता है, पशु को भी, भवन को भी, तो इसीलिए इसका राइट आंसर आपको कर देना है उपरोक्त सभी। 36 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है, तो केबल कॉर्ड टूट जाना, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा कि केबल कॉर्ड टूट जाना, ऑप्शन ए यही जो है सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का प्रमुख कारण है। यदि पूछा गया है मुख्य कारण सिर्फ आपको बतलाना है। आगे बढ़ेंगे। 37 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है जलने की स्थिति में किस प्राथमिक उपचार की आवश्यकता होती है, तो ठंडा पानी डालना
डालना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे 38 नंबर प्रश्न कर रहा है केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, अधिकेंद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, फिर से प्रश्न को समझ लीजिएगा। कह रहा है भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं, तो अधिकेंद्र। और अधिकेंद्र का परिभाषा भी पूछा जाए तो इसी को आप लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे 39 नंबर प्रश्न कर रहा है बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है। तो ये भी प्रश्न इस साल के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिखाई दे रहा है, उत्तरी बिहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा है। साम्प्रदायिक दंगा, आतंकवाद, महामारी सभी मानव जनित आपदा है। तो इसका राइट आंसर आपको कर देना है उपरोक्त सभी। से सामाजिक विज्ञान के पेपर में टोटल 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, बट आपको 40 ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाने हैं। लेकिन हम लोग जैसा कि मैंने शुरू में ही बता दिया कि आज का क्लास भले ही लंबा होगा, लेकिन हम लोग तमाम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न की बात करेंगे। क्लास आप अंत तक बने रहते हैं तो आपका एक भी प्रश्न कल ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी छूट कर नहीं आएगा। तो 40 हम लोग सिर्फ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा की। अब चलिए एक एक ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न दोनों साथ में लेकर चलते हैं और डिस्कस करते हैं। हिस्ट्री के कुछ ऑब्जेक्टिव, फिर उसका सब्जेक्टिव, फिर आपके पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, इसी क्रम में अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि वियतनाम कब स्वतंत्र हुआ। फिर यहाँ पे मैं इस बात को रिपीट कर दे रहा हूँ कि एक एक प्रश्न का आप लोग आंसर देते चलिए, नहीं मालूम है तो याद करते चलिए। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है वियतनाम कब स्वतंत्र हुआ, आपको बतलाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1945। याद रखिएगा वियतनाम 1945 में स्वतंत्र हुआ। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए। तो महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1915। तीसरा नंबर प्रश्न जो है ऐसे प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछे जाते, अर्थात कि फिल इन दी ब्लैंक्स टाइप के प्रश्न अब आपसे नहीं पूछे जाएंगे। आज हम लोग सिर्फ प्रश्न को समझ रहे हैं, तो ऐसा प्रश्न यदि आपसे ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव में पूछ ले तो आप कैसे जवाब दीजिएगा। इसलिए सिर्फ आपको प्रश्न को समझकर याद करते चलना। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि यंग इटली की स्थापना किसने की। तो यंग इटली की स्थापना आप जानते हैं मेजनी ने की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेजनी। तो ऑप्शन में आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा मेजनी दिखाई देगा, तो वहीं आपको राइट आंसर कर देना है। चौथा नंबर प्रश्न उसी तरह आपसे पूछा जा रहा है कि दास कैपिटल के लेखक डैश डैश थे। जानते हैं दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स थे। तो याद रखिएगा दास कैपिटल के लेखक कौन थे, कार्ल मार्क्स। तो ऑप्शन में दिखाई देगा कार्ल मार्क्स, वहीं आपको भर देना है। सब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा करते हैं कि सब्जेक्टिव प्रश्न भी जानना आपके अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, तभी आपका 80 में 80 आप स्कोर कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि राष्ट्रवाद क्या है। तो परीक्षा में यदि आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रवाद क्या है या राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, ये इसका आंसर को समझते हैं ताकि आपका विजन भी इसके माध्यम से होते चले। तो राष्ट्रवाद क्या है जब आपसे पूछा जाए तो आपको बस इतना ही बात लिखना है कि राष्ट्रवाद किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच व्याप्त एक भावना है जो परस्पर प्रेम, भाईचारा और एकता को स्थापित करती है। इसे मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, याद कर लीजिए। राष्ट्रवाद क्या है, तो राष्ट्रवाद किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच व्याप्त एक भावना है जो परस्पर प्रेम, भाईचारा और एकता को स्थापित करती है। इतना ही आपको लिख देना है। आपको 2 अंक नंबर का प्रश्न रहेगा, 2 में 2 अंक आपको आराम से मिल जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अक्टूबर क्रांति पर एक संक्षिप्त नोट लिखे। अच्छा में सिर्फ आ जाए कि अक्टूबर क्रांति क्या है, अक्टूबर क्रांति से आप क्या समझते हैं, तो अक्टूबर क्रांति कहाँ पे हुआ था, कैसे हुआ था। तो आपको सिर्फ अक्टूबर क्रांति अगर मिल जाए एग्जाम में तो आपको ऐसे ही उत्तर लिखना है। दरअसल अक्टूबर क्रांति जो घटना है वो 7 नवंबर 1979 के दिन की घटना है। उस दिन क्या हुआ था कि रूस में बोल्शेविक ने पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, बैंक, कचहरी, प्रशासकीय भवन पर अधिकार कर लिया। अक्टूबर क्रांति के नेतृत्व लेनिन कर रहे थे, तो लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक की सरकार रूस में स्थापित हो गई और पुराने कैलेंडर के अनुसार जो है यह घटना 25 अक्टूबर 1917 ईस्वी को हुई थी। इसलिए इस क्रांति को हम लोग अक्टूबर क्रांति के नाम से जानते हैं। बस आपको इतना ही महत्वपूर्ण बात याद रखना है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं, आपको बतलाना है कि रॉलेट एक्ट क्या था। तो रॉलेट एक्ट क्या था, तो यहाँ पे देखिए इसका जवाब अगर आपको परीक्षा में लिखना हो तो आपको बिल्कुल इसी भाषा में ऐसे ही लिखना पड़ेगा। इसको हम लोग समझते हैं कि कैसे आपको इसको समझकर याद रखना है। तो रॉलेट एक्ट देखिए क्या हुआ था कि जब भारत में जो है ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध गतिविधियां बढ़ने लगी थी और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध तमाम जगह पे आवाज उठने लगा था, भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को रोक लगाने के लिए उस समय के न्यायाधीश सिडनी रॉकेट की अध्यक्षता में एक कमेटी गठन की गई और यही कमेटी रॉलेट एक्ट का सुझाव दिया गया और एक नियम बना दिया गया, जिस नियम के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को यदि उस समय के ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगता व्यक्ति जो है भारत के क्रांतिकारी गतिविधियों में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध शामिल है, तो इस व्यक्ति को बिना किसी ठोस साक्ष्य के, गवाह के, सबूत के गिरफ्तार करके दंडित किया जा सकता था। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये था जिसको रॉलेट एक्ट के तहत जिसे ब्रिटिश गवर्नमेंट उठाकर ले गई और दंडित कर रहे, तो उसके विरुद्ध में आप न्यायालय में जाकर केस भी नहीं कर सकते हैं।
हैं। इसीलिए उस समय के सभी लगभग महत्वपूर्ण नेताओं ने, यहाँ तक महात्मा गांधी ने भी इस एक्ट का विरोध किया और इसे काला कानून घोषित कर दिया गया। और आप जानते हैं रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में ही जालियांवाला बाग में सभा चल रहा था। जनरल डायर ने अंधाधुंध गोली चला दी, जिसे आप जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से पढ़े होंगे। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, नीचे कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो बिल्कुल सही, 13 अप्रैल 1919 के दिन की घटना है। ये था 2 नंबर का प्रश्न। अगर 5 नंबर के एक प्रश्न हिस्ट्री से महत्वपूर्ण प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि 1929 ईस्वी के आर्थिक संकट के क्या कारण थे। ये प्रश्न इस साल के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, 5 नंबर में हो सकता है पूछा जाए। क्या पूछ रहा है कि 1929 ईस्वी के आर्थिक संकट के क्या कारण थे। जब ऐसा प्रश्न आ जाएगा तो आपको उत्तर जो है बिल्कुल ऐसे लिखना है जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, लेकिन इसको आप कैसे समझ कर याद रखिएगा। तो देखिए 1929 ईस्वी का आर्थिक महामंदी के यदि हम कारण की चर्चा करें तो प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद सभी देश को लगने लगा था कोई भी युद्ध लगता है तो उसके आयात और निर्यात दोनों प्रभावित हो जा रहे हैं। तो इसको देखते हुए सभी देश में उत्पादन की होड़ लग गई और सभी देश आत्मनिर्भर बनने के चक्कर में इतना ज्यादा फसल वस्तु सब का अत्यधिक मात्रा में उत्पादन हो गया, जिसकी वजह से हर जगह पे खाद्यान्न के मूल्य में एकाएक गिरावट हो गया और अनाज जो है गोदाम में पड़े पड़े नष्ट होने लगे। और चूंकि सभी देश अपने अपने सामान का उत्पादन कर रहे थे तो इसलिए आयात और निर्यात दोनों बंद हो गया था। और जो उस समय के सबसे बड़ा देश था जो सभी देश को प्रथम विश्व युद्ध में कर्जा दिया था, अमेरिका अर्थात कि यूएसए, तो यूएसए में भी एक मंदी का प्रभाव पड़ा और यूएसए के भी सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों होना बंद हो गया, जिसकी वजह से 1927 ईस्वी के बाद अमेरिका में आर्थिक संकट आ गया और इसके फलस्वरूप अमेरिका जो है ऋण देना बंद कर दिया, जिसकी वजह से सभी यूरोप की स्थिति बढ़ती चली गई और ऐसे ही आर्थिक मंदी की शुरुआत हुई। तो इस बात को आपको समझ कर रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपके भूगोल से प्रश्नों की चर्चा करते हैं। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आपके 1992 में हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न आपसे कह रहा है कि बिहार में बालू मिश्रित जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं। अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिहार में जो है बालू मिश्रित जलोढ़ मिट्टी को हम लोग दियरा की मिट्टी कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये प्रश्न याद रखिएगा। अगला प्रश्न फिर भले ही फिल इन दी ब्लैंक्स टाइप का प्रश्न है, लेकिन आपसे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा जाएगा, तो इसलिए इसको याद रखिए। नेपाल भारत की डैश डैश दिशा में अवस्थित है। तो आप जानते हैं नेपाल भारत के उत्तर दिशा में अवस्थित है, तो याद रखिएगा जहां पे ऑप्शन दिखाई देगा उत्तर वहीं राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, कह रहा है काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। तो काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, रेगुर मिट्टी। याद रखिए काली मिट्टी का दूसरा नाम होता है रेगुर मिट्टी। ज्योग्राफी से सब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा करते हैं। कह रहा है बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, क्यों। आपको बतलाना जो है बिहार को हम कृषि प्रधान राज्य क्यों कहते हैं। आसान टाइप का प्रश्न है, आप इसका जवाब आराम से लिख सकते हैं, लेकिन आइए देख लेते हैं कि आपको कैसे इसका जवाब देना है। तो यहाँ पे देखिए लिखा जा रहा है बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है क्योंकि बिहार के 3/4 भूमि पर कृषि किया जाता है और कृषि के लिए बिहार में का मैदान जो है सबसे अधिक उपयुक्त है, क्योंकि यहाँ पे उपजाऊ मिट्टी, अनुकूल जलवायु, सिंचाई के साधन सुलभ हैं और हमारे बिहार में ऋतुओं के अनुसार फसल बोई और काटी जाती है। हमारे बिहार में 4 तरह की फसल बोई जाती है। पहला होता है भदई, उसके बाद अगहनी, रबी और गर्मा फसल। के लोगों के जीविका का साधन भी क्या है, कृषि, और इसीलिए बिहार हमारा क्या है, कृषि प्रधान राज्य है। तो इसका आप जवाब आराम से ऐसे लिख सकते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि समोच्च रेखा क्या है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया, आपको बतलाना है कि समोच्च रेखा क्या है। इसको भी हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो समोच्च रेखा जब पूछा जाए तो ऐसे ही आपको लिखना है कि समूह के सतह के समानांतर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा समोच्च रेखा कहलाती है। ऊंचाइयों के लिए विभिन्न समोच्च रेखाएं खींची जाती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती। प्रत्येक समोच्च रेखा पर ऊंचाई के अंक अंकित किए जाते हैं। तो आपको बस इतना ही समझ के रखना है कि समुद्र के सतह के समानांतर समान ऊंचाई के स्थान को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, समोच्च रेखा कहलाती है। पढ़ेंगे अगला नंबर प्रश्न, देखते हैं क्या कर रहा है। सड़क मार्ग की 3 गुणों को लिखे। आपको सड़क मार्ग 3 क्वालिटी अर्थात कि 3 गुण बतलाना है। तो आइए देखते हैं कौन कौन 3 गुण आपको याद रखना है। एग्जाम में भी आपको लिखना है कि सड़क मार्ग के 3 गुण निम्नलिखित है। पहला जो है सड़क हमें घर से दरवाजे तक पहुंचाती है। दूसरे नंबर गुण की बात करें तो दूसरा नंबर गुण कह रहा है कि इन्हें पहाड़ी ढालों, वनों और मरुस्थलों के बीच से भी निकाला जा सकता है। और तीसरा नंबर की सड़क के अभाव में परिवहन एवं अन्य साधन रेल मार्ग, वायु मार्ग और जल मार्ग सभी अधूरे रह जाएंगे, क्योंकि हमको रेल मार्ग तक पहुंचना हो या वायु मार्ग या जल मार्ग तक तो हमको अपने घर से निकलकर सड़क के द्वारा ही वहां तक के बीच की दूरी तय करनी पड़ती है। नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में कोयला के वितरण का वर्णन करें। पूछा है कि भारत में कोयला का वितरण कैसे हुआ है, उसके बारे में आपको बतलाना है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस प्रश्न का आंसर आपको इस भाषा में देना है कि अगर पूछे कि भारत में कोयला के प्रमुख क्षेत्र कौन है, तो झारखंड, और झारखंड के अंतर्गत जो देखिए ये सभी आपको याद रखना है। क्षेत्र की बात हो रहा है, यहीं पे कोयला का प्रमुख क्षेत्र, और झारखंड में जो है हमारे देश के कुल कोयला के भंडार का 27% झारखंड में मिलता है। उसके बाद आता है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के इन
सभी जगहों पे कोयला की खाने मिलती है और छत्तीसगढ़ में 21% जो है कुल कोयला के उत्पादन का 21% भाग छत्तीसगढ़ में उत्पादित किया जाता है। उसके बाद आता है उड़ीसा। उड़ीसा का तालचर क्षेत्र जो है कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र के सभी क्षेत्र, फिर मध्य प्रदेश के, फिर पश्चिम बंगाल के रानीगंज और दार्जिलिंग जो है कोयला के प्रमुख क्षेत्र हैं। पॉलिटिकल साइंस ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करते हैं। तो इसमें देखिए कह रहा है किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। आपको बतलाना है कि निम्नलिखित में से किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। श्रीलंका में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 17 नंबर प्रश्न कर रहा है पंचायती राज संस्थाओं के कितने स्तर होते हैं। तो पंचायती राज संस्थाओं के 3 स्तर होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका भी ऑप्शन बी। सब्जेक्टिव प्रश्नों की बात करते हैं तो प्रश्न कर रहा है महिला सशक्तिकरण पर एक लघु टिप्पणी लिखे। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि महिला सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे समझ लीजिएगा, महिला सशक्तिकरण का अर्थ है जीवन के विभिन्न स्तर जैसे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक मामलों में महिलाओं के सशक्त भागीदारी सुनिश्चित करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न आपसे कर रहा है राजनीतिक दल लोकतंत्र में क्यों आवश्यक है। यहाँ पे देखिए आपसे पूछा गया राजनीतिक दल जो है लोकतंत्र में क्यों आवश्यक है। सभी प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ये इसका भी रिवीजन करते हैं। यदि आपको मालूम होगा तभी इसके माध्यम से आपका रिवीजन शानदार होते चल रहा है। और यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि राजनीतिक दल जो है लोकतंत्र में निम्न प्रकार से आवश्यक हैं कि लोकतंत्र में राजनीतिक दल एक प्रमुख संस्था के रूप में काम करता है। इसके बिना सरकार का निर्माण कदापि संभव नहीं है, क्योंकि राजनीतिक दल नहीं रहेंगे तो फिर चुनाव कौन लड़ेगा, और जब चुनाव ही कोई लड़ने वाला नहीं रहेगा तो फिर सरकार की स्थापना कैसे होगी। दूसरा इसका महत्वपूर्ण योगदान है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दल जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण कि विपक्ष दल के रूप में सरकार पे अंकुश लगाने का काम भी राजनीतिक दल ही करते हैं। ये सभी महत्वपूर्ण योगदान है राजनीतिक दल का हमारे लोकतंत्र में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है भारतीय लोकतंत्र की विशेषताओं का वर्णन करें। भारतीय लोकतंत्र की विशेषता कुछ बतला देना है, यही आपसे पूछ रहा है। भारतीय लोकतंत्र सिद्धांत एवं व्यवहार दोनों ही स्तर पर जनता के प्रति उत्तरदायी है। यह विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारतीय संविधान जनता की मौलिक अधिकार प्रदान करता है। यहाँ की निर्वाचन प्रणाली विश्वसनीय है। यहाँ बालकों, महिलाओं एवं अल्पसंख्यक समुदायों के हित के रक्षा के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं। न्यायपालिका में लोगों का विश्वास कायम है। यदि आप ऐसे लिख कर आते हैं तो आपको 2 में 2 अंक पूरा मिलेगा। अगले प्रश्न की बात करें तो आपसे अगला प्रश्न जो है 5 अंक का प्रश्न है। भारत में केंद्र तथा राज्य के मध्य संबंधों पर प्रकाश डालें। आ जाए कि भारत में केंद्र और राज्य के बीच क्या संबंध है, तो आपको ऐसे ही उत्तर लिखना पड़ेगा कि भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था हम लोग अपनाए हैं और संघीय व्यवस्था के तहत जो है केंद्र का ही अधिकार दिया गया है, लेकिन उसके साथ साथ जो है राज्यों के अधिकार में भी ज्यादती नहीं किया गया और हमारे केंद्र राज्य में समवर्ती सूची के अंतर्गत अधिकारों को स्पष्ट तौर पे विभाजन किया गया है। केंद्र और राज्य में टकराव नहीं हो, इसके लेकर हमारे संविधान में 3 तरह की सूची बनाया गया। पहला है केंद्र सूची, तो केंद्र सूची के विषय पे सिर्फ केंद्र ही कानून बना सकते हैं। और दूसरा है राज्य सूची, तो राज्य सूची पे जो है सिर्फ राज्य ही कानून बना सकते हैं। और जो बंटवारा किया गया वो है समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची के विषय पे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। और यदि ऐसा घटना घटता है कि एक ही विषय पे केंद्र भी कानून बना दिया और राज्य भी, तो केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा कि हमारे संघीय व्यवस्था के तहत राज्यों से ज्यादा शक्तिशाली केंद्र को भारत में बनाया गया है। तो आपको इस तरह समझ कर रखना है और अपने भाषा में उत्तर लिखने का प्रयास करना है। आगे बढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स से प्रश्नों की चर्चा करते हैं। पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न को समझते हैं, फिर सब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा करेंगे। कह रहे भारत की आर्थिक व्यवस्था है, तो भारत की अर्थव्यवस्था है मिश्रित, तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन सी होगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो है आपके 1936 में हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग। सब्जेक्टिव प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है आपके इकोनॉमिक्स से। कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब और किनके द्वारा की गई थी। ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी बहुत बार रिपीट किया गया प्रश्न है। इसमें जो है सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी ने 1868 ईस्वी में किया था। और उन्होंने इस राष्ट्रीय आय की गणना का जब किया तो उसके बाद उनकी एक पुस्तक आई पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसमें उन्होंने बताया कि उस समय भारत के प्रति व्यक्ति आय वार्षिक आय 20 रुपया थी। कि सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कब किया गया, तो 68 अर्थात कि 1868 ईस्वी में किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने। और किस पुस्तक में इन्होंने इसके बारे में बताया, तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया। और उस समय भारत के प्रति व्यक्ति आय कितना था, 20 रुपया। और अभी पूछता है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक किसने लिखा था, तो दादा भाई नौरोजी। तो इसे कोई भी प्रश्न पूछे आपको इसी तरह जवाब देना है, बस ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको समझकर याद रखिए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो कह रहा है सूक्ष्म वित्त योजना को परिभाषित करें। ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। कह रहा है सूक्ष्म वित्त योजना
योजना को परिभाषित करें। तो आइए इसका भी रिवीजन करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा गया, सूक्ष्म वित्त योजना के द्वारा गांव, कस्बा और जिला में गरीब जरूरतमंद लोगों को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इसे छोटे पैमाने पर कम ब्याज पर साख अथवा ऋण की सुविधा प्रदान होती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म वित्त योजना। तो समझ कर रखिएगा क्योंकि इससे बाहर कुछ आपको एग्जाम में नहीं मिलेंगे, इसी में से घूम फिर कर प्रश्न आएगा, भले ही प्रश्न का भाषा थोड़ा सा बदल दिया जाए। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया कि रोजगार एवं सेवा एक दूसरे के पूरक है कैसे। भी प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है रोजगार एवं सेवा जो है एक दूसरे के पूरक है कैसे, आपको बतलाना है। देखिए आपको इसी रूप में इसका जवाब देना होगा कि जब व्यक्ति अपने परिश्रम एवं शिक्षा के आधार पर जीविकोपार्जन के लिए धन एकत्रित करता है, जब इस धन को पूंजी के रूप में व्यवहार किया जाता है अर्थात उत्पादन के क्षेत्र में निवेश होता है, तो सेवा रोजगार का अवसर उतना ही बढ़ेगा। तो रोजगार और सेवा एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि आर्थिक विकास की माप किस प्रकार की जाती है। और 8वां में प्रश्न है कि वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों का वर्णन करें। आइए दोनों प्रश्न को समझते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि आर्थिक विकास की गणना किस प्रकार किया जाता है, आपके बुक से लिया गया प्रश्न है। तो आर्थिक विकास की गणना सबसे पहले हम राष्ट्रीय आय के द्वारा करते हैं कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वो विकसित कहलाता है, और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है अविकसित कहलाता है। तो पहले जो है राष्ट्रीय विकास की गणना किसके आधार पे करते हैं, नेशनल इनकम के आधार पे। और दूसरा गणना जो हम करते हैं प्रति व्यक्ति आय के आधार पे। प्रति व्यक्ति आय निकालने का फार्मूला क्या होता है, तो यही फार्मूला होता है प्रति व्यक्ति आय बराबर के कुल राष्ट्रीय आय में वहाँ के कुल जनसंख्या से भाग देंगे तो प्रति व्यक्ति आय निकल जाता है। तो दो तरीका से हम किसी भी देश के राष्ट्रीय विकास को बतला सकते हैं, एक तो वहाँ के प्रति व्यक्ति आय के आधार पे और एक उस देश के राष्ट्रीय आय के आधार पे। नेक्स्ट प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण था, पूछा गया था कि वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या क्या कठिनाई थी। प्रश्न आपसे दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछ रहे हैं तो पूरा आपको इतना लिखना पड़ेगा, बस यहाँ पे थोड़ा सा समझ कर रखिए। पहला कठिनाई थी आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव, क्योंकि आप जानते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु को एक दिया जाएगा तो उसके बदले में एक वस्तु मिलता था। तो ये जरूरी नहीं है कि हमको किसी से गाय देकर और चावल लेना है तो जरूरी नहीं कि उसको चावल की आवश्यकता हो ही हो, भी जरूरी नहीं किसी को चावल के बदले में गाय लेना है तो जरूरी नहीं कि गाय वालों को चावल उस समय चाहिए ही चाहिए। तो ये जो है आवश्यकता का दोहरा संयोग का बिल्कुल हमेशा अभाव पाया जाता था। दूसरा महत्वपूर्ण बात था कि मूल्य मापक में अभाव। जब तक मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था तब तक किसी भी वस्तु का मूल्य तय करना बड़ा ही मुश्किल होता था कि कौन सा वस्तु किसी वस्तु के बदले में कितना दिया जाए या कितना लिया जाए। को संग्रहित करना जो है काफी कठिन प्रक्रिया होती है। वस्तु विनिमय प्रणाली में कठिनाई थी कि भविष्य में भुगतान करने में भी कठिनाई की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। चलिए आपदा प्रबंधन से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि इनमें कौन क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है। आपके कश्मीर और उत्तराखंड जो है भूस्खलन से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र है, तो याद रखिएगा कश्मीर और उत्तराखंड। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि कोसी में बाढ़ आने का क्या कारण है, अर्थात कि आप जानते हैं कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो वहीं पूछ रहा है कि कोसी नदी में इतना अत्यधिक बाढ़ क्यों आता है। तो इसका राइट आंसर देखिए, अगर देखें ऑप्शन के अनुसार तो कह रहे हैं अधिक वर्षा, तो ये भी कारण है। हिमालय की बर्फ का पिघलना, तो ये भी कारण है। नदी में गाद का जमना, ये भी कारण है। तो इनमें से सभी अर्थात कि इसका घ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि सुनामी से आप क्या समझते हैं, सुनामी से बचाव के लिए उपायों का वर्णन करें। ये भी प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे इसका आंसर एक बार समझ लीजिए ताकि आपका अच्छा से रिवीजन हो जाए और एग्जाम में आपको ऐसे ही लिख कर आना है कि सुनामी आप जानते हैं एक प्राकृतिक आपदा है। उसमें जो है एक जापानी शब्द सु और नामी से बना हुआ है। सु का अर्थ होता है बंदरगाह एवं नामी का अर्थ होता है लहर। तो इसमें लहर की एक श्रृंखला निर्मित होती है जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र से जल बहुत तीव्र गति से तट की ओर विस्थापित होता है। सुनामी लहर समुद्र तल पर आने वाले भूकंप एवं ज्वालामुखी विस्फोट के कारण उत्पन्न होती है। इससे बचाव के कारण की बात करें तो तटवर्ती क्षेत्र में वृक्ष का रोपण करना, के उपयोग से सुनामी की चेतावनी देने की व्यवस्था होनी चाहिए और मकान को भूकंप एवं सुनामी रोधी होनी चाहिए। तो ये प्रश्न आप याद रखेंगे। चलिए आगे भी फिर हम लोग ऐसे ही प्रश्न देखते हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। तो सबसे पहले इतिहास से फिर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न की बात करते हैं। से प्रश्न पूछा जा रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। आपको बतलाना है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो बिल्कुल आसान प्रश्न, याद रखिएगा जर्मनी में हुआ था। अंत तक एक एक प्रश्न को समझते रहिए। इतना यदि आप कर लेते हैं तो आपका संपूर्ण बुक और सिलेबस का रिविजन हो जाएगा और उसके साथ साथ इससे बाहर कोई भी प्रश्न आपको ऊपर में नहीं आने वाले हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे। आपको बतलाना है कि स्वराज दल के
अध्यक्ष कौन थे? राज दल के अध्यक्ष जो थे चितरंजन दास थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ। आगे बढ़ेंगे फिर फिल इन दी ब्लैंक से, लेकिन आपको ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण याद रखना है। पूना समझौता किस ईस्वी में हुआ था? तो पूना समझौता जो है 1932 ईस्वी में हुआ था। आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है यंग इंडिया का संपादन किसके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा। यंग इंडिया का संपादन किसके द्वारा किया गया है? महात्मा गांधी के द्वारा। अब कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर समझते हैं। सब्जेक्टिव प्रश्न में पहला प्रश्न कह रहा है कि इटली के एकीकरण में मेजनी की भूमिका पर लघु टिप्पणी लिखे। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या भूमिका था, इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था, या मेजनी कौन था, उसने क्या क्या कार्य किया। तभी आपको यही आंसर लिखना है जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। मेजनी जो है आप जानते हैं एक सेनापति, दार्शनिक, साहित्यकार और गणतंत्र का समर्थक था। वह राष्ट्रवादियों के गुप्त कार्बोनरी का सदस्य था। 1831 ईस्वी में स्थापित यंग इटली संस्था के माध्यम से संपूर्ण इटली के एकीकरण का प्रयास किया। एल्बर्ट और पोप के वजह से वह असफल रहा तथा मेजनी को इटली से पलायन करना पड़ा। एकीकरण में मेजनी के योगदान को देखते हुए इसको इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता था। अगला प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे कह रहा है दांडी यात्रा पर एक टिप्पणी लिखे, अर्थात कि दांडी यात्रा से आप क्या समझते हैं आपको बतलाना है। इस प्रश्न का जवाब आपको परीक्षा में ऐसे ही लिख कर आना है, तभी आपको पूरा के पूरा अंक मिलेगा। कि महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को अपने 78 विश्वस्त सहयोगियों के साथ दांडी यात्रा प्रारंभ की। यह यात्रा साबरमती आश्रम से दांडी तक 240 मीटर की दूरी 24 दिनों में पूरी हुई। इस यात्रा का उद्देश्य समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून को भंग करना था। इसके साथ ही आंदोलन प्रारंभ हो गया। देश के विभिन्न भागों में नमक कानून तोड़कर सत्याग्रह प्रारंभ किया गया। तो यही आपको याद रखना है। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाए कि दांडी यात्रा कब शुरू हुआ था, तो 12 मार्च 1930 को। नेक्स्ट प्रश्न को लेकर समझते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। आपको बतलाना है कि औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं या औद्योगिकरण किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर बिल्कुल आपको ऐसे ही लिखना है कि औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन बड़े पैमानों पर मशीनों द्वारा कारखानों में किया जाता है, जिसमें पूंजी निवेश, कच्चा माल, उपकरण, श्रम एवं बाजार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। औद्योगिकरण की शुरुआत 18वीं सदी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड में हुआ। स्पिनिंग जेनिंग, फ्लाइंग शटर, लूम, सेफ्टी लैंप, वाष्प इंजन ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया। पूर्ण बात जो आपको याद रखना है कि औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें वस्तुओं का उत्पादन बड़े पैमाने पर मशीनों द्वारा कारखानों में होता है। ये आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि वियतनाम के स्वतंत्रता संग्राम में हो ची मिन के योगदान का वर्णन करें या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेस की भूमिका के प्रभाव पर प्रकाश डालें। तो आइए पहले हो ची मिन के योगदान की चर्चा करते हैं। तो हो ची मिन का जन्म जो है एक निर्धन परिवार में 19 मई 1890 को हुआ। मिन की आरंभिक शिक्षा मास्को में हुई। है साम्यवादी विचारधारा से काफी प्रभावित था। उसने 1930 ईस्वी में विभिन्न राष्ट्रवादी गुटों को एकताबद्ध कर वियतनाम कांग्रेस पार्टी का गठन किया। वह फ्रांस के विरुद्ध गुरिल्ला पद्धति से युद्ध लड़ता रहा। 1940 ईस्वी में जापान द्वारा वियतनाम पर अधिकार करने के पश्चात फ्रांस की तरह ही जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध प्रारंभ हो गया। 1945 ईस्वी में हनोई को जीतने में सफल रहा। वियतनाम को गणतंत्र घोषित किया गया और इसके अध्यक्ष बने हो ची मिन। तो इतना बात आपको इनके बारे में याद रखना है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में देखिए प्रेस की भूमिका का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। प्रेस के माध्यम से ही ब्रिटिश राज के दमनकारी नीति को बार बार पर्दाफाश किया गया और भारत के जनता तक जो अंग्रेजी सरकार के अत्याचार को पहुंचाने में भारत के प्रेस का बहुत ही काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा। और विभिन्न बड़े बड़े विचारक जैसे कि महात्मा गांधी के विचार को भी लोगों तक पहुंचाने में प्रेस ही काफ़ी अहम योगदान निभाया। तो ये सभी योगदान आपको याद रखना है और आपको अपने भाषा में इसका उत्तर लिख देना है। चलिए भूगोल से भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्न की बात करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। कहना है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 जून को। याद रखिएगा 5 जून को। दूसरा नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपके असम में स्थित है। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल डैश डैश है। उद्योग का कच्चा माल जो है चूना पत्थर होता है। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, चूना पत्थर आपको ऑप्शन में दिखाई देगा ऐसे। तो वहां पे आपको चूना पत्थर जो है टिक करके आ जाना है जिस ऑप्शन में दिया गया होगा। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है उत्पादन के लिए भारत में कौन सा राज्य प्रसिद्ध है। तो पश्चिम बंगाल। याद रखिएगा जूट उत्पादन के लिए पश्चिम बंगाल जो है प्रसिद्ध है।
चलिए आगे बढ़ेंगे। अब सब्जेक्टिव प्रश्न आगे शुरुआत हो रहा है कि इसको भी समझते हैं। कह रहा है बिहार में ग्रामीण जनसंख्या की तुलना में शहरी जनसंख्या में अधिक वृद्धि हुई है, इसके 3 कारणों का उल्लेख करें। कि आपको बतलाना है कि बिहार में जो है दिन पर दिन ग्रामीण जनसंख्या में कमी हो रही है और लोग गाँव से शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं। इसके क्या 3 महत्वपूर्ण कारण है, इसको आपको बतलाना है। तो आइए इसका भी रिविजन करते हैं। बिहार में जो है या कहीं पे भी एक कारण आपको लिख सकते हैं, बिहार नहीं किसी भी राज्य का पूछा जाए कि क्यों लोग गाँव से शहर की तरफ ज़्यादा पलायन कर रहे हैं, तो पहला कारण होता है कि आप जानते हैं ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के लिए पर्याप्त स्कूल और कॉलेज उपलब्ध नहीं है, इसके लिए भी लोग शहर की तरफ प्रस्थान करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के साधन पर्याप्त उपलब्ध नहीं, इसके लिए भी लोग शहर जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा सुरक्षा भी जो है उपलब्ध नहीं रहता, इसीलिए लोग शहर की तरफ पलायन करते हैं। तो ये 3 महत्वपूर्ण कारण आपको याद रखना है। छात्र आज के क्लास में अंत तक बने रहते हैं, उनसे एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, क्योंकि ये जो बात आप सुन रहे हैं अभी एग्जामिनेशन हॉल में आपके दिमाग में गूंजता रहेगा और कोई भी प्रश्न आएगा तो उसका जवाब आप इसी रूप में लिखकर आ जाइएगा। अगला प्रश्न आपसे अगर पूछ लिया जाए कि उद्योग स्थापना को प्रभावित करने वाले 3 कारक का वर्णन करें, तो इसका आप उत्तर कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझ लीजिए कि उद्योग स्थापना को प्रभावित करने वाले 3 कारक निम्नलिखित हैं। पहला है कि उद्योग स्थापना वहीं किया जाएगा जहां से कच्चा माल की प्राप्ति हो, जहां पे यातायात की सुविधा उपलब्ध हो, जहां पे उसको बेचने के लिए बाजार भी उपलब्ध हो। वहीं प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है समोच्च रेखाएं ऊंचावाच प्रदर्शन करने की सबसे सरल विधि है कैसे। आपको बतलाना है कि समोच्च रेखा के माध्यम से ऊंचावाच प्रदर्शन सबसे सरल विधि से कैसे हो जाता है। तो आइए इसका भी रिवीजन करते हैं, क्योंकि ये प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ध्यान से इसका जवाब पढ़िएगा। कह रहा है कि उच्च रेखा के माध्यम से धरातल की ऊंचाई नीचाई का सही सही ज्ञान प्राप्त हो जाता है। दूसरा कारण है सूक्ष्म प्राकृतिक आकृति का सही रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। तीसरा कारण है पहाड़ पठार नदी घाटी जल प्रपात या विभिन्न प्रकार के ढालों को भली भांति दिखाया जा सकता है आपके समोच्च रेखा के माध्यम से। अगला प्रश्न आपसे दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछा जा रहा है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से होने वाले लाभ तथा हानि का वर्णन करें। अर्थात कि बहुउद्देशीय जो नदी घाटी परियोजना बनाया तो उससे क्या क्या लाभ या हानि हो सकता है, उसका वर्णन आपको करना है। पहले लाभ की बात करते हैं तो पहला लाभ बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना होता है कि बाढ़ को रोकने में काम आता है। जल विद्युत का भी उत्पादन इससे आसानी से किया जा सकता है। नहरों के माध्यम से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। मिट्टी का कटाव इससे रोका जाता है। पर्यटक केंद्र का भी इससे जो है विकास होता है। देशीय नदी घाटी परियोजना से भूकंप का खतरा बढ़ जाता है। मिट्टी में लवणता की मात्रा बढ़ जाता है। विस्थापन की समस्या हो जाता है। पॉलिटिकल साइंस के प्रश्नों की चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि नेपाल में लोकतंत्र की पुनः स्थापना कब हुई है। लोकतंत्र की पुनः स्थापना 2006 में हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख। प्रश्न है कि भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है। तो भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या जातिवाद भी है, भाषावाद भी है, संप्रदायवाद भी है। तो इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ, ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। अब सब्जेक्टिव प्रश्न को समझते हैं। कह रहा है जन संघर्ष के 2 पक्ष का उल्लेख करना है। संघर्ष के 2 पक्ष हैं सकारात्मक और नकारात्मक। राजनीति एवं सामाजिक स्तर में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का उद्देश्य सकारात्मक है और वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध असहमति का भाव जो है नकारात्मक। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि चिपको आंदोलन क्यों और कहाँ हुआ। आपको बतलाना है कि चिपको आंदोलन जो है क्यों और कहाँ हुआ। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चिपको आंदोलन जो है 1970 के दशक में वर्तमान उत्तराखंड प्रांत में प्रारंभ हुआ। ये भी कितना बार प्रश्न पूछा गया है कि चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है, तो उत्तराखंड से। आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा है। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है, सुंदरलाल बहुगुणा। यह पर्यावरण रक्षा के लिए किया गया आंदोलन था। जंगल में व्यावसायिक आधार पर वृक्षों की कटाई के विरोध में यह आंदोलन किया गया। गाँव वाले विशेषकर महिलाओं ने वृक्ष से चिपक कर पेड़ों की रक्षा की, इसलिए इसका नाम पड़ गया चिपको आंदोलन। आपको बतलाना है कि भारत में सत्ता की साझेदारी से आपका क्या तात्पर्य है। भारत में सत्ता की साझेदारी के महत्व की बात करें तो सबसे महत्व सत्ता की साझेदारी का भारत में, क्योंकि भारत सबसे दुनिया का विशाल लोकतांत्रिक देश और यहाँ पे विविधताओं से भरा हुआ देश है। तो यदि भारत में सत्ता की साझेदारी रहेगा तो आपसी टकराव को रोका जा सकता है। इसीलिए भारत में जो है सत्ता की साझेदारी अत्यंत ही आवश्यक है। प्रश्न जो है लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न कह रहा है भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण क्यों आवश्यक है। सत्ता का विकेंद्रीकरण इसीलिए आवश्यक है क्योंकि भारत दुनिया का सबसे विशाल लोकतांत्रिक देश है और सबसे विविधतापूर्ण से भरा हुआ देश। और हमारे यहाँ 3 स्तरों पे शासन चलता है, केंद्र स्तर पे, राज्य स्तर पे, स्थानीय स्तर पे। इसीलिए कोई भी सरकार भी कामयाब होती है जब उसको स्थानीय स्तर पे सरकार का कुछ अपना खास पावर दिया जाए, राज्य स्तर के सरकार का अपना कुछ पावर और केंद्र सरकार के स्तर पे अपना कुछ पावर हो। तो इसीलिए इन तीनों सरकार को सुचारू रूप से काम करने के लिए भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण जो है आवश्यक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अर्थशास्त्र से प्रश्नों की बात करते हैं। अर्थशास्त्र से पहला प्रश्न आपसे कह रहा है भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब होता है, आपको बतलाना है। मालूम होगा तो आंसर कमेंट बॉक्स में बतलाइएगा। ग नंबर ऑप्शन पे अर्थात कि ऑप्शन नंबर सी पे आपको दिखाई दे रहा है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। याद रखिएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च। आपसे पूछा गया है कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या है, आपको बतलाना है कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है। तो वैश्वीकरण का अर्थ होता है व्यापार, पूंजी, तकनीकी हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था का समन्वय। तो ये याद रखिएगा, इसका परिभाषा भी पूछे वैश्वीकरण किसे कहते हैं तो आप लिख सकते हैं व्यापार, पूंजी, तकनीकी हस्तांतरण, प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय वैश्वीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न कह रहा है अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। इस साल के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछ रहा है अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं की जाती है तथा जिसके द्वारा लोग अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हैं। तो याद रखिएगा अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संचालित की जाती है। अगला प्रश्न कह रहा है आय का गरीबी के साथ क्या संबंध है। बड़ा ही आसान प्रश्न, आप जानते हैं आय के आधार पर हम निर्धारित करते हैं कि किसी व्यक्ति का, कौन व्यक्ति गरीब व्यक्ति का आय ज्यादा होता है वो व्यक्ति अमीर होता है और जिस व्यक्ति का आय कम होता है वो व्यक्ति गरीब होता है। तो यही संबंध है। तो इस प्रकार आप इसका जवाब लिख सकते हैं। आगे कह रहा है कि मौद्रिक विनिमय प्रणाली क्या है। तो अभी ऊपर हम लोग चर्चा किए थे, पहले वस्तु विनिमय प्रणाली चलता था, वस्तु के बदले वस्तु। तो तमाम कठिनाइयों की हम लोग चर्चा किए कि वस्तु विनिमय प्रणाली में तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उसके बाद मुद्रा आया कि किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए मुद्रा का उपयोग कर सकते हैं। तब से जब से मुद्रा का प्रचलन हुआ उसे यह मौद्रिक विनिमय प्रणाली कहते थे कि मुद्रा के बदले में किसी वस्तु को खरीदना। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत सरकार के द्वारा सृजन के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। 8वां में प्रश्न है कि उपभोक्ता संरक्षण हेतु सरकार द्वारा गठित न्यायिक प्रणाली का वर्णन करें। ये दोनों प्रश्न जो है आपके लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न है। तो आइए इसका उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। भारत सरकार के द्वारा जो है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, आपके काम के बदले अनाज कार्यक्रम, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से संबंधित है। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ। इसमें जिला स्तर पर एक जिला जो है किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से कम है तो उसकी शिकायत आप जिला मंच पे कर सकते हैं। ये भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय आयोग की स्थापना किया गया है। इस पे यदि जिस भी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से उसके लिए उपभोक्ता शिकायत जो है राज्य स्तर पे कर सकते हैं। और राष्ट्रीय स्तर पे वस्तु का मूल्य जो है 1 करोड़ से अधिक है उसके लिए जो है स्तर पे राष्ट्रीय आयोग में शिकायत करना होगा। चलिए आपदा प्रबंधन से प्रश्नों को लेकर समझते हैं। आपदा प्रबंधन से पहला प्रश्न है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। तो ऊपर भी हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न में चर्चा किए थे, उत्तरी बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ। कि इनमें से कौन जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो आतंकवाद जो प्राकृतिक आपदा नहीं है, बाकी भूकंप, बाढ़, सुनामी तीनों जो है प्राकृतिक आपदा है। अगला प्रश्न नेक्स्ट कर रहा है बाढ़ के विनाशकारी प्रभाव से बचने के लिए क्या क्या उपाय किए जाना चाहिए। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को समझकर याद रखिएगा कि बाढ़ से बचाव के लिए निम्नलिखित उपाय करना चाहिए। पहला है कि नदियों के किनारे मजबूत तटबंध बनाना, दूसरा है बांध का निर्माण, तीसरा है वृक्षारोपण, चौथा है मिट्टी के कटाव को रोकना, पांचवा है सूचना तंत्र को सुदृढ़ करना। तो उम्मीद करता हूं कल आप 80 में 80 अंक फोड़ कर आएंगे। आप सभी का सोशल साइंस में 80 में 80 नंबर आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।